आज के क्लास में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाए, तो उसके लिए भी एक चीज है। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ये किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? बोलता है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉयड उसको नष्ट कर सकते हैं। बोलता है टू ओबे दिस लॉ, बोलता है इस नियम को पालन करने के लिए law total mass of the element present in a reactant must be equal to the total mass of element present in product। बोलता है इस नियम को पालन करने हेतु उन लोगों को क्या करना होगा कि रिएक्टेंट में जितना एलिमेंट का टोटल मास प्रेजेंट है उतना प्रोडक्ट में भी एलिमेंट का टोटल मास बराबर होना चाहिए, है ना। यानी प्रत्येक रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स है उसका मास और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों का मास आपस में क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट का मास दोनों जगह बराबर होगा। टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दीज स्टेप्स। हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला एक केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, Fe प्लस H2O बन गया Fe3O4 प्लस H2। ये कभी इक्वेशन ली है। अब हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है? राइट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट्स इन अ टेबल एज शोन हियर। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि रिएक्टेंट में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एटॉमिक नंबर को और प्रोडक्ट में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एटॉमिक नंबर को हम लोग लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम टेबल बनाए हैं। यहाँ पर हमने एलिमेंट का नाम लिखा जो इस केमिकल रिएक्शंस में है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में ये तीन एलिमेंट्स भाग ले रहे हैं। रिएक्टेंट में सबका एटॉमिक नंबर यहाँ पर है, आयरन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। हम देखते हैं प्रोडक्ट में प्रत्येक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर आयरन का 3, ऑक्सीजन का 4 और हाइड्रोजन का 2 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एटॉमिक नंबर को लिख लेते हैं, प्रोडक्ट में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एटॉमिक नंबर को लिख लेते हैं। सेकेंड स्टेप, बैलेंस द एटम व्हिच इज द मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे उस एटम्स को हम लोग बैलेंस करेंगे, उस एटम के नंबर को बैलेंस करेंगे जिसका केमिकल इक्वेशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर होगा। उस एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करने का पहले कोशिश करेंगे जिसका केमिकल इक्वेशन में सबसे ज्यादा नंबर होगा, चाहे रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में। तो इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज द मैक्सिमम ऑन द आरएचएस। इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम्स का जो आरएचएस में ऑक्सीजन एटम्स का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन वन नीड्स टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन ऑन द एलएचएस बाय 4। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कि हमको क्या होता है कि हम लोग एलएचएस साइड में ऑक्सीजन की तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिकम इक्वल ऑन द बोथ साइड। तो तब क्या हो जाएगा कि बोथ साइड में जो है ऑक्सीजन एटम्स का जो नंबर है वो बराबर हो जाएगा। हम लोग क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम जो है बोथ साइड में इक्वल हो जाता है। थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, नाउ द हाइड्रोजन एटम्स बिकम 8 ऑन द एलएचएस। अब 4 से मल्टीप्लाई करने में ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो गया यहाँ पर, है ना, एलएचएस में, which is more than that on the RHS। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया और आरएचएस में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो मतलब टू बैलेंस इट, उसको बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए one need to multiply the hydrogen on the RHS by 4। अब हमको हाइड्रोजन को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलता आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकम इक्वल ऑन द बोथ साइड। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 2 जा 8, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8। तो हम देखते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर्स जो है
वह दोनों तरफ इक्वल हो गया, बोथ साइड में इक्वल हो गया। द नंबर ऑफ आयरन इज 1 ऑन द LHS, आयरन का यहाँ पर LHS में कितना नंबर है, 1 है, और RHS में कितना है, 3 है। तो होता है कि द नंबर ऑफ आयरन इज 1 ऑन द LHS व्हाइल इट इज 3 ऑन द RHS। टू बैलेंस इट, तब आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द आयरन ऑन द लेफ्ट LHS बाय 3। तो हमको आयरन को यहाँ पर आयरन RHS में आयरन कितना है, 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो हमको आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम आयरन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आयरन यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 है और यहाँ पर आयरन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर भी आयरन 3 और इधर भी आयरन क्या हो गया, 3 हो गया। तो इक्वेशन क्या होगा, 3 into Fe, यहाँ Fe हो गया 3, इधर भी Fe कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 1 जा 4। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन जो है लगभग बराबर है ना। Now the number of atoms of each element become equal on both side। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है दोनों साइड में इक्वल हो जाता है, थस दिस इक्वेशन बिकम्स अ बैलेंस इक्वेशन। इस तरह देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। आफ्टर बैलेंसिंग द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। जब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3Fe, यानी यहाँ पर Fe लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, 3, यहाँ भी कितना है, Fe 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 1 जा 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4 1 जा 4 है। इस तरह देखते हैं दोनों साइड में एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर है। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। मतलब by writing the physical states of the substance a chemical equation becomes more informative। यदि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद यदि हम एलिमेंट का फिजिकल स्टेट को हम लिखते हैं, है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं, वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे हम यदि हमारा एलिमेंट्स जो है वो गैसियस स्टेट में है तो हमको वहां पर सिंबल G से उसको रिप्रेजेंट करना होगा। यदि हमारा एलिमेंट लिक्विड स्टेट में है तो हमको वहां पर सिंबल L से उसको रिप्रेजेंट करना होगा। यदि हमारा एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है तो हमको सिंबल S से रिप्रेजेंट करना होगा। यदि हमारा एलिमेंट यदि एक्वस सॉल्यूशन में है तो हमको AQ से उसको रिप्रेजेंट करना होगा। होता है राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। यदि रिएक्शन किसी कंडीशन में हो रहा हो, जैसे टेम्परेचर के कारण हो रहा हो, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो, किसी कैटलिस्ट या एंजाइम्स के हेल्प से हो रहा हो, तो द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव और बिलो द एरो ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हमको कोई कंडीशन को क्या करना है, या तो एरो के ऊपर अबव द एरो या बिलो द एरो, यानी नीचे में हमको लिखना है। आशा है कि आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने आ गया होगा। यदि मान लीजिए अभी भी कहीं डाउट है तो आप वीडियो को बार बार पॉज कर हमारा एक एक स्टेप्स को ध्यान से सुनिए, तब क्या होगा कि आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने आ जाएगा। थैंक यू।